हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। हम सरस्वती गोविंद पांडे जी के पुस्तक से यूनिट 1 यानी कि भाषा का विकास पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ये सब टॉपिक यूनिट 1 से। ये लास्ट वीडियो है आज, यानी कि पूरे यूनिट को हमने पढ़ के समाप्त कर लिया है। इसके आगे हम साहित्य शास्त्र वाली इकाई को पढ़ेंगे जो पेपर 2 सिलेबस के इकाई 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। भाषा के 4 तत्व ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना जाता है। भाषा के चारों तत्वों की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। सबसे फर्स्ट में उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद्य या रूप है। अब भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और सार्थकता की दृष्टि से यानी कि उस जो भी ध्वनि है उसका एक सार्थक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसकी मतलब सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या बनेगी? शब्द। और भाषा की व्याकरणीय योग्यता यानी कि उसमें जब हम विभक्ति वगैरह, प्रसर्ग वगैरह लगाते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तब उसमें उसको जो बनेगा इकाई उसको पद या रूप बोलेंगे। वो भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई क्या होगा? पद या रूप होगा। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ध्वनि विज्ञान। तो ध्वनि को स्वनिम, फोनिम भी कहते हैं और स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है जिसका अर्थ है ध्वनि। तो ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में यहाँ पे देखिए फोनिम लिखा हुआ है और ये स्वर्ण धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। तो ध्वनि का उत्पादन वागेंद्रियों से होता है। उसके संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती है, यानी कि संवहन के लिए वायु तरंगे, और ग्रहण की जो क्रिया है वो कर्ण द्वारा होती है। ठीक है, ध्वनि का जो उत्पादन होता है वो वागेंद्रियों द्वारा होता है। उसका संवहन जो होता है वायु तरंग, उसके लिए वायु तरंगे कार्य करती है, और ग्रहण की क्रिया जो है वो कर्ण यानी कान द्वारा होती है। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ये ध्वनि गुण है, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागिम आदि भी कहते हैं। आगे मान स्वर पढ़ेंगे। मान स्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियन ने सन 1953 ईस्वी में की थी। इसे कॉर्डिनल वोवेल्स भी कहते हैं। मान स्वर को क्या कहते हैं? कॉर्डिनल वोवेल्स कहते हैं। और इसकी जो कल्पना है वो किन्होंने किया था? प्रोफेसर डेनियल ने 1953 में। ये अमेरिका के थे। मान स्वरों की संख्या 8 है जो किसी भाषा विशेष से संबंध न होकर एक काल्पनिक स्वर है। ये किसी भाषा विशेष से संबंधित नहीं है, ये काल्पनिक स्वर है। मान स्वरों की संख्या क्या है? 8 है। आगे चलते हैं। मान स्वर को प्रधान स्वर, में स्वर या ये सब भी बोलते हैं। गौण स्वरों की संख्या 7 है। मान स्वर के बाद क्या है? गौण स्वर। गौण स्वरों की संख्या 7 है। स्वनिम को ध्वनि ग्राम भी कहा जाता है जो अंग्रेजी के फोनिम का रूपांतरण है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने फोनिम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना है। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं इन्हें खंडे स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। मतलब ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं वो खंडे कहलाते हैं, खंडे स्वनिम। और इसके 2 भेद दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके प्रमुख भेद हैं अनुनासिकता, सुर, अनुतान और संगम। आगे प्रसिद्ध ध्वनि नियम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कुछ ध्वनि नियम दिए गए हैं और इसके प्रवर्तक के रूप में ये दिए गए हैं, जैसे ग्रिम नियम। ग्रिम नियम किन्होंने दिया है? याकोब ग्रिम ने
ग्रासमैन नियम हेरमन ग्रासमैन ने, बर्नर नियम कार्ल अडोल्फ बर्नर ने, तालव्य नियम विल्हेम थॉमसन व कालित्स ने, और मूर्धन्य नियम प्रोफेसर पॉट व प्रोफेसर फोर्टुनातावे ने। ठीक है, ये एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पद या रूप विज्ञान हम पढ़ेंगे। तो प्रयोग समर्थ सार्थक शब्द को पद कहते हैं, और यास्काचार्य ने पद के मुख्यतः 4 भेद बताए। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आगे वाक्य विज्ञान है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले जो शब्द समूह होते हैं उसको वाक्य कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। और कविराज विश्वनाथ हैं, वो भी यही मानते हैं कि वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। आकांक्षा का क्या अर्थ है? अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा, और योग्यता यानी बुद्धि संगत संबंध, और आसक्ति यानी कि अव्यवधान। वाक्य के मुख्यतः 2 अव्यय होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आगे विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद अग्रांकित है। आगे विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ, इसके 8 भेद हैं। क्रिया, रचना, शैली और आकृति। ये विभिन्न आधारों पर वाक्य के भेद दिए गए हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, शैली के आधार पर और आकृति के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे कितने हैं वाक्य के भेद? 8 हैं। कौन कौन से? विधान सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक, संकेत सूचक। इसके डिटेल्स में आपको नहीं जानना है, बस ये आपको जानते रहना है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक बार इसको आप ध्यान से खाली पढ़ लीजिएगा। आगे क्रिया के आधार पे 2 भेद होते हैं, क्रिया युक्त और क्रिया विहीन। रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। शैली के आधार पे 3 भेद होते हैं, शिथिल, समीकृत और आवर्तक। आकृति के आधार पे 2 भेद होते हैं, योगात्मक और अयोगात्मक। आगे अर्थ विज्ञान है। तो शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे अर्थ कहते हैं। संकेत, ग्रह, अर्थ, बोध के भारतीय विद्वानों ने 8 साधन माने हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं। यहाँ पे बस एक बार देख लीजिए कि भारतीय विद्वानों ने संकेत, ग्रह यानी अर्थ, बोध के कितने? 8 साधन माने हैं। ठीक है, व्याकरण, आप्तवाक्य, उपमान, वाक्य शेष यानी कि प्रकरण, विवृत्ति, व्याख्या, विवरण, विवृत्ति यानी कि व्याख्या, विवरण, प्रसिद्ध, पद, सन्निधि, व्यवहार और कोश। आगे पाश्चात्य विद्वान व्यवहार और विवरण और अनुवाद, ये 3 साधन माने हैं। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाला व्यापार है। ये शब्द शक्ति के बारे में दिया हुआ हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कि शब्द की शक्ति क्या है? उसके अंतर्निहित जो अर्थ होता है उसको व्यक्त कराने वाला व्यापार है। आगे चलेंगे। प्रमुख शब्द शक्तियों की परिभाषा। तो अभिधा है, ये साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। लक्षणा क्या है? तो मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होती है वह लक्षणा है। अर्थात लक्षणा के 3 हेतु कारण होते हैं। क्या? मुख्यार्थ का बाधा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग और रूढ़ि या प्रयोजन। तो आसान भाषा में समझते हैं कि लक्षणा क्या है। तो जब शब्द का जो मूल अर्थ होता है उसको छोड़कर उसके संकेत से अर्थ लिया जाता है, ठीक है, तो उसको लक्षणा कहते हैं। यानी कि वो अपने असली अर्थ में नहीं दिखता बल्कि संकेत या रूपक रूप में एक तरह से दिखता है, मतलब इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर हम लें कि कोई व्यक्ति है, उसका दिल बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो शरीर में दिल है वो बहुत बड़ा है, मतलब उसको हम इस अर्थ में समझते हैं कि दिल बड़ा होना मतलब उदार स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। तो ये लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसका उदाहरण है।
तो व्यंजना शक्ति क्या होता है? व्यंजना शक्ति ऐसे अर्थ को बतलाती है जो अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। अब व्यंजना व्यापार को ध्वनन, गमन, प्रत्यागमन आदि कहते हैं। ये को जो है वो अलग होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा ये सबको। तो व्यंजना को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शब्द होते हैं वो सीधा या संकेतार्थ नहीं होते, बल्कि कोई गहरा या छिपा हुआ भाव उसमें प्रकट होता है, ठीक है, उसको व्यंजना कहा जाता है। यानी कि इसमें शब्द के पीछे जो छुपी हुई भावना होती है या कल्पना होती है उसको देखा जाता है। जैसे अगर हम लें कि चांदनी मुस्कुरा रही है, तो चांदनी सच में नहीं मुस्कुरा सकती, यहाँ किसी सुंदर दृश्य का जो भाव होता है वो प्रकट हो रहा है, ठीक है। यानी व्यंजना में जो होता है वो शब्द के पीछे छिपी भावना या कल्पना को ही हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के 3 भेद माने हैं: कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। तो अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का यहाँ रेखा चित्र दिया गया है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं यानी अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। आगे देखते हैं। अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार की दृष्टि से प्रमुख शब्द सूची निम्न है। तो हम अर्थ विस्तार को पहले समझते हैं कि अर्थ विस्तार क्या होता है। तो जब किसी शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो व्यापक हो जाता है, यानी कि पहले जो है उसका एक बोल सकते हैं कि कम के अर्थ में उसका ये होता था, जाना जाता था कम के अर्थ में, वो अब वो अधिक के अर्थ में जाना जाने लगा है, यानी कि उसका प्रयोग है वो अधिक अर्थों में होने लगा है। तो इसको अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे स्याही को हम लेते हैं, तो स्याही का जो मूल अर्थ होता है वो काली स्याही से लिया जाता है, लेकिन जब वो परिवर्तित हुआ, उसके अर्थ का विस्तार हुआ, तो सभी रंगों की लिखने वाली स्याही को हम स्याही ही बोलते हैं। उस तरह तेल है, तो तिल यानी कि उसका अर्थ था तिल का तेल, लेकिन अभी वो सभी प्रकार का तेल के लिए तेल शब्द का ही हम इस्तेमाल करते हैं। उस तरह कुशल, कुशल का अर्थ था कुशों को लाना, लेकिन जब अर्थ परिवर्तित हुआ, विस्तार हुआ, तो वो कुशल का जो अर्थ है वो हम निपुण और चतुर के संदर्भ में लेने लगे कि जो निपुण है, चतुर है, कुशल है, ठीक है, ये इन संदर्भों में इसका प्रयोग होने लगा। प्रवीण यानी कि वीणा वादन में जो निपुण था, लेकिन अब प्रवीण का अर्थ क्या समझा जाता है? दक्ष है, चतुर है, ठीक है। उसके बारे में अब महाराज, महाराज यानी कि मूल अर्थ था राजा, लेकिन अब जो है वो जितने भी रसोइया होते हैं वो उनको महाराज के संदर्भ में इस अर्थ का प्रयोग, इस शब्द का, महाराज शब्द का प्रयोग होता है। गवेषणा का जो मूल अर्थ था वो था गाय चराना, और अब गवेषणा का जो अर्थ है वो खोज के संदर्भ में लिया जाता है। आगे अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृष्टि से प्रमुख शब्दों की सूची निम्न है। तो अर्थ संकोच को हम समझते हैं कि जब किसी शब्द का मूल अर्थ घट कर सीमित हो जाता है, यानी कि निकृष्ट हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो संकोच हो जाता है, यानी कि उसका प्रयोग जो है वो कम के अर्थों में होने लगता है, तो उसको अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे कि सर्प, सर्प यानी कि जो सभी सरकने वाले चीजें थी उनको हम सर्प बोलते थे। मूल अर्थ था जो सरकता है, यानी कि जो भी सरकने वाली चीजें हैं उसको हम सर्प बोलते थे, लेकिन आज हम सर्प सिर्फ सांप के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कुंजर जो कुंज में विचरता है, मूल अर्थ था इसका, लेकिन एक मतलब इसका अर्थ संकोच हो गया, और अब कुंजर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हाथी। आगे चलते हैं। तो आगे भी यहाँ पे अर्थ संकोच के और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे धान्य। तो धान्य जो है वो धान से संबंध है, लेकिन अब चावल और अन्न के लिए मोदक जो है वो प्रसन्न करने वाला, मोदक उसका मूल अर्थ है प्रसन्न करने वाला, और अब मोदक जो है उसको हम लड्डू के रूप में जानते हैं। बाढ़ यानी कि बढ़ने की क्रिया, लेकिन अब जो जल का आवेग आता है, बाढ़ आता है, वो आप समझ पा रहे होंगे कि उसके लिए बाढ़ शब्द का प्रयोग होता है। लगान जो लगाया गया, लेकिन अब वो कर के लिए, यानी कि कर यानी कि टैक्स के लिए। गौ जो है उसका मूल अर्थ था इंद्रिय, पृथ्वी, लेकिन अब वो गाय के लिए रूढ़ हो गया। ऋक्ष यानी कि नक्षत्र, ऋषि, इसका मूल अर्थ था अब ऋक्ष, यानी कि भालू के लिए इसका प्रयोग होता है। आदर्श
आदर्श का मूल अर्थ था दर्पण या प्रतिलिपि, यानी कि जिसको हम अपना आदर्श बनाते हैं, लेकिन अब आदर्श का जो अर्थ है उसका संकोच हो गया और अब हम उसका अनुकरण के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे आशा है, तो आशा का मूल अर्थ जो था वो दिशा या इच्छा, लेकिन अब सिर्फ इच्छा के लिए ही आशा का जो है वो हम लोग प्रयोग करते हैं। आशा शब्द का अवतार यानी कि उतार यानी कि भूमिका, लेकिन अब जो देवताओं का जो जन्म होता है उसके लिए ही हम अवतार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मृग, पशु के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन अब सिर्फ हिरण के लिए होता है। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं कि मुर्गा जो है वो पक्षी जाति का नाम था, लेकिन अब सिर्फ मुर्गा यानी कुकुट जिसको बोल सकते हैं, यानी कि मुर्गा के लिए ही मुर्गा का प्रयोग होता है। उस तरह आगे आप मदक देख सकते हैं, खाजा, अन्न, लौह। लौह का अर्थ क्या था? धातु में था, लेकिन अब सिर्फ धातु से जितने भी बने हुए चीज थे उसको लौह के अंतर्गत लेते थे, लेकिन अब जो है वो धातु का क्या अर्थ? लोहा ही लिया जाता है, यानी कि इसका अर्थ जो है वो संकोच हो गया। आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसी के साथ हमने भाषा से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो पढ़ लिए, और इससे आगे भी यदि मुझे कुछ महत्वपूर्ण लगा जो मैं वीडियोज में नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से वो बना के डाल दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।